बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। जैसा आपको मालूम है कि एमसीक्यू काफ़ी आने लगे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, तो उसके लिए हेल्प करने के लिए सीरीज चल रही है एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज। ये बाहुबली सीरीज क्यों है? क्योंकि पिछले 10 सालों में जो पीवाईक्यूज चैप्टर से रिलेटेड हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल इंक्लूड किए गए हैं और कुछ एडिशनल एमसीक्यू, जिससे आपको बड़ी अच्छी तैयारी करने का मौका मिलता है। तो चलिए फटाफट बात स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक अपील कि अगर आप फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो कि देने जा रहे ही होंगे, तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आसान भाषा में फिजिक्स आपको पढ़ाऊं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी आसान कर दूं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 का, न्यूक्लाई का। और बाहुबली सीरीज है, जो मैंने बात की कि इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स हैं। मैंने कई सीरीज आपके लिए बनाई है और एग्जाम टाइम में उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सबको एक जगह कर दिया है और इसको नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी का। ये देखिए, डिटेल्ड वन शॉट है, पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, डेरिवेशंस हैं, 30 मिनट वन शॉट है। इसके अलावा भी कई सीरीज आएंगी। और यहां देखिए चैप्टर के नाम लिखे, ये लिंक्स लिखे हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे वो चैप्टर का वीडियो खुल जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इससे एग्जाम टाइम में आपको बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका समय बचेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और नई नई सीरीज में जो दूंगा वो अपडेटेड इसके अंदर दिखेगी, तो आप सबका फायदा उठा पाएंगे। इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे आप पहुंचेंगे कैसे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या है, अरविंद एकेडमी के होम पेज पर, ये अरविंद एकेडमी का चैनल खोला आपने, ये देखिए होम पेज है, इसको क्लिक कर दीजिए। ऐसे 3-4 लिंक्स खुलेंगे, पहले वाले को क्लिक कर दीजिए, ऑल वीडियो लेक्चर्स, और आप इस पे लैंड अप कर जाएंगे। दूसरा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, क्लिक करके आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर जा सकते हैं। एग्जाम टाइम के लिए ट्रेमेंडस टूल है, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, जिससे आपका समय बचे। और ये दो तरीके हो गए, होम पेज से या डिस्क्रिप्शन से, और कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, अपडेटेड रहेंगे हमेशा जो नई सीरीज आपके पास आ रही होगी। कई बच्चों का रहता है जो आप पढ़ा रहे हैं सर, उसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहां पर मैं इसके पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगा, जो आपके नोट्स बनाने के काम आ सकते हैं या रेडी रेफरेंस हो जाएगा। आपके लिए दो शानदार कोर्सेज हैं, बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में। क्या कोर्सेज में खास बात है बेटा, अभी क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन काफी करीब है, टाइम इज लेस, तो आपको ऑन द टारगेट आप कैसे हिट कर सकें, तो यहां पर मैंने क्या किया है कि पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं और ये फुली सॉल्व्ड हैं। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू वगैरह भी दे दिया है, सर्शन रीजनिंग के स्टडी भी। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे जब, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, ऐसे ही आएंगे। डिट्टो आएगा क्या? आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि पेपर थोड़ी आउट किया है कि यही क्वेश्चन छप जाए, लेकिन आएंगे इस तरह कि ये पक्का है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फोकस्ड अप्रोच, कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ जाए, वही क्वेश्चंस लगा लें जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की आप हेल्प ले सकते हैं। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का है, ये बेटा मैथमेटिक्स का है, इसी तरह केमिस्ट्री का है, इसी तरह बायो का है। और आपके लिए मैंने क्लब भी कर दिया है, यानी कि तीनों 12th पीसीएम श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, श्योर शॉर्ट 12th पीसीबी, और 699 में ये आप ले सकते हैं। और ये अपने आप में सफिशिएंट है, ये काफी है, कुछ और करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये सफिशिएंट, इसके बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं इतने कम समय में, और इसको लगाइए और आगे बढ़ जाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं वो लेंगे कैसे? उसके लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, और इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज में यानी श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस में एनरोल होकर लगाना शुरू कर दीजिए। फुली सॉल्व्ड है ये। चलिए आज की जो वीडियो जिस पर्पस से बना है कि मैं आपको एमसीक्यूज कराऊं, वो शुरू करता हूं। तो करते हैं शुरू। तो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू की बाहुबली सीरीज, चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लाई की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा गया है द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज of two nuclei having mass number 64 and 125 is। देखिए यहां पर आपको यह भ्रमित करने के लिए सवाल है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है रो एन यू, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज
एंड मास नंबर, यानी जो डेंसिटी है वो लगभग सभी न्यूक्लियस की एक जैसी रहती है, ये जैसा आप इससे देख पा रहे हैं। इस वजह से अगर उसका मास नंबर फर्क भी जा रहा है, 64 की जगह 125 भी है, क्योंकि ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों की जो डेंसिटी है, न्यूक्लियर डेंसिटी, वो आपकी उसका रेशियो कितना मिलेगा, 1। तो करेक्ट आंसर इज 1 का मतलब हो गया डी। तो इस क्वेश्चन को, ये देखिए 2023 का सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं। मैं हटता हूं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लाता हूं। मेरे ख्याल से आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द डिफरेंस इज मास ऑफ दिस वन न्यूक्लियस एंड द टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लॉन्स इज 21 AMU। देखिए यहां पर ये मास डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। आपको याद है कि किसी न्यूक्लियस में अगर कुछ भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब मास नंबर अगर हम बोलते हैं इसका 10 है, तो 10 का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर इन मासेस को हम जोड़ लें, मान लीजिए एग्जांपल के लिए जल्दी से समझाते हैं, 3 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है सपोज करिए, तो हम क्या करते हैं, इनके मासेस को अलग अलग जोड़ते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 3 प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देखिए। और ये जिसका जो एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास इस न्यूक्लियस का, जिसे मैं कैपिटल M से दिखा रहा हूं, इसको इसमें से घटा देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। और यही बाइंडिंग एनर्जी के लिए यूज होता है। अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर से निकालोगे, इसे बोल दोगे बाइंडिंग एनर्जी। ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जैसे आप मेरे साथ आ जाएं। यही बात यहां पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लॉन्स और इसका एक्चुअल जो मास है उसका डिफरेंस 21 U है। यानी यह जो डेल्टा M निकला है इसकी वैल्यू 21 AMU है। ठीक, कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन। अब हमको निकालना है कि भाई बाइंड, ये तो क्या है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। मैं लिख भी देता हूं, चलिए जैसे पकड़ में आए बात आपकी, ये शॉर्ट में बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर BEN निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, कलर को चेंज करेंगे, BEN निकालना है तो आप बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 21 को क्या करना है, कितना यहां मास नंबर है 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, 3 AMU इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन आंसर आ गया, जिसके हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। ये देखिए आंसर A इज देयर, और इसे मैं ऐसे टिक कर देता हूं जैसे आप समझ के आए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2023 का है, देखिए बड़े आराम से कर लेंगे आप, थोड़े सा सचेत रहने की जरूरत है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं, मेरे ख्याल से पॉज करके आप बेटा इसको नोट कर पाए होंगे। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन टू न्यूक्लाई मास नंबर 10 से कम है, फ्यूज कर जाता है, एक दूसरे में मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है साहब, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। एक हैवी न्यूक्लियस टूटे या 2 छोटे जुड़े मिलके बड़ा बनाएं, दोनों केस में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। आपने BEN वाला कर्व देखा होगा, वो तो इंपॉर्टेंट बहुत है, कुछ ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे करके जाता है कर्व। तो ये छोटे न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो भी यहां पहुंच जाते हैं, और बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो भी यहां पहुंच जाता है। ये बाइंडिंग एनर्जी वाली BEN की कहानी होती है, मास नंबर होता है। ये जो कर्व आपने पढ़ रखा है, ये कर्व बहुत सुंदर नहीं बना पाया हूं मैं, आप ऐसे, क्योंकि काफी हद तक यहां 30 से 170 तक वैल्यू कांस्टेंट होती है। ग्राफ याद कीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन वर्सेस मास नंबर। तो यहां पर छोटे न्यूक्लियस, छोटे का मतलब जिनके मास नंबर कम है, वो फ्यूज करेंगे तो बड़ा बना देंगे, यहां बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। और ये बड़ा वाला अगर टूटेगा तो यहां आ जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी अगेन बढ़ गई। तो जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, वही बात यहां पूछी गई है, वही आंसर हो गया। तो आंसर इज A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इंक्रीजेस। और बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, उतना ही ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है।
ये भी ध्यान रखिएगा, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है, इसका मतलब है उसको अलग होने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए। तो अगर गैप ज्यादा हो गया तो वो उतनी एनर्जी उसको मिलनी मुश्किल होगी, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आप नीट में सेलेक्ट हो गए या जेई में सेलेक्ट हो गए और किसी शहर में गए जहां पर रूम पार्टनर के साथ रह रहे हैं, दो लोग, दो लड़कियां रह रही हैं आपस में, दो लड़के रह रहे हैं, जैसे भी है, तो वो साथ में रह रहे हैं, तो उसका भाड़ा लग रहा है उस मकान का 10,000 रुपए। अगर आप अलग अलग रूम लेते हैं तो एक रूम पड़ता है आपको 7,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए अभी दे रहे हैं, दो लोग मिलके 5-5 कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, 5 ही खर्चा पड़ रहा है एक आदमी का। अलग रहेंगे तो 7 पड़ जाएगा, तो 2,000 क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी। उसी वजह से मजबूरी में साथ रह रहे हो पैसे बचाने के लिए, और ऐसे ही सब लोग करते हैं। मिडिल क्लास वाले तो ऐसे ही जीते हैं जिंदगी पैसे लिमिटेड होते हैं उनके पास। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो अगर ये गैप ज्यादा बढ़ जाए कि भाई साथ में रह रहे हैं तो 5 लग रहा है, बाहर रहेंगे तो 10 लगेगा, तो और ज्यादा आप लोग साथ रहने को मजबूर हो जाएंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उस रूम में दो लोगों की, क्योंकि वो छोड़ के जा नहीं सकते बाहर, जाएंगे तो ज्यादा खर्चा है। बस ऐसे ही समझ लो, ये बड़ी आसान बातें हैं। खैर आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैंने सरलता के लिए एग्जांपल दे दिया आपको। बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि रट्टा लगा देते हैं कई बच्चे, तो वो चीज बड़ी लंबी दूरी तक नहीं जाती है, सब सरल बातें। बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा हो रहा है। स्टेबल न्यूक्लियस होगा तो हिलेगा नहीं जल्दी तो इसको आप नोट करो। क्वेश्चन 3 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए साहब, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। चौथे नंबर के सवाल पकड़ते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जब भी ये भाषा लिखी हो सचेत हो जाइएगा, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर सही बातों को कैप्चर करता रहता है। नॉट ट्रू यानी कि जो सही नहीं है उसको बताना है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो दे आर स्ट्रॉन्गर देन कूलॉम फोर्स, ये तो सही बात है, बहुत तगड़ा होता है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये भी सही है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे, सब पे फोर्सेस बराबर। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये गलत लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होते। आपको ग्राफ याद रखना चाहिए न्यूक्लियर फोर्स का। मैं बार बार बना के अगर आप दिखाऊंगा तो बोर ना हो जाए कहीं आप। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, अगर आप ऐसे करके ग्राफ आएगा, ये बल्कि ये जो डिस्टेंस, ये जो है यहाँ पर मैंने सही पैरा नहीं लिया है, ये और नीचे निगेटिव एनर्जी होती है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे कहीं बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए आप ग्राफ। ये यहाँ पर 0 है, इसको मैं हटाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस रहती है ना, ये R रहती है इधर, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। यहाँ पर R इज इक्वल टू 0.8 फर्मी मीटर पर आपका माइनस पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे ही 0.8 फर्मी से इधर बढ़ते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस होने, बहुत तेजी से प्लस होती है, इसका मतलब है रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। और इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये अट्रैक्शन का फोर्स खत्म होने लगता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 के आसपास पहुंच जाती है। आप समझ पा रहे हैं? पॉइंट, ये मान लीजिए एक न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन मान लो, न्यूट्रॉन मान लो, ये जब 0.8 फर्मी मीटर, फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15, 0.8 फर्मी मीटर के पास हैं, तो खूब ताकत से एक दूसरे को खींच रहे हैं, बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप और पास लाएंगे ना तो रिपल्शन चालू हो जाएगा इसमें, ये मोटी मोटी बात है। और अगर दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नहीं है, पास लाने पर रिपल्शन होने लगता है और दूर ले जाने पर खत्म हो जाता है। तो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। दिस इज द रीजन कि आंसर इज सी इज करेक्ट। ये मैंने थोड़ी सी आपको ज्यादा जानकारी दे दी, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। आप एमसीक्यू के अलावा भी तो क्वेश्चन करेंगे, तो वो तैयारी आपने की होगी। तो मैं हटता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 या 5, 4 नंबर था, 5वें नंबर की तरफ चलेंगे।
तो उम्मीद है आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। ये सब बड़ी आसान बातें, एक बार देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस इज नॉट ट्रू। फिर वही भसड़, नॉट ट्रू, न्यूक्लियर फोर्सेस सच ना हो। चलिए पढ़ते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फेम्टोमीटर्स। बात सही है। इस ग्राफ में बताया कि जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाओगे ये कहानी कहां पहुंच जाती है, जीरो के आसपास। तो ये बात सही हो गई यहां पर। दूसरी, द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलाम फोर्स। बस यही सही है। कूलाम फोर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर है भाई। ये क्या लिख रहे हैं ये लोग। और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके यहाँ सिंगल करेक्ट ही आता है, आप पढ़कर इसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बातें बता रखी हैं, सब कुछ अच्छा पढ़ ही देता हूं। द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मीमीटर एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन। ये देखिए जो भाषा लिखी है उसका मतलब वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। 0.8 फर्मीमीटर से कम डिस्टेंस करेंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा। 0.8 फर्मीमीटर पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, और 0.8 फर्मीमीटर से जैसे बढ़ाएंगे करीब करीब 4 फर्मीमीटर तक जाते हैं तो शून्य हो जाता है। ठीक। अब दूसरी बात, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। ये भी सही है, क्योंकि ये चार्ज डिपेंडेंट बिहेवियर नहीं होता है इसका कि प्रोटॉन पे लगाएं तो कुछ और लगाएं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कुछ और लग जाए, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच कुछ और लगाए। ये चार्ज न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करता है। तो मैंने चारों जो पॉइंट थे, ऑप्शन थे, उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए 6 को करेंगे हम लोग फिक्स। तो ये छठा नंबर, आइसोटोप्स हैव। अब आइसोटोप्स में हमें मालूम है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप जब बोलेंगे Z सेम, तो व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सेम होना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप देखें, पहले वाले का पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को बोलोगे आइसोटोप्स। चलिए इसको भी नोट करिए और अगला देखते हैं कहानी किधर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए बहुत ही आराम से। यहां पर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज Z। Z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का मतलब मैंने अभी समझाया था, ये था, थोड़ा दूर लिखना चाहता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ बेटा जी प्रोटॉन्स, बड़ी अच्छी बात। और मास नंबर m है। नॉर्मली हम लोग A से शो करते हैं, यहां m बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मास नंबर है। अच्छा, मास नंबर का क्या मतलब होता है? मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास नंबर, संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मिलाकर ये मास नंबर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ। अरे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ गए होंगे क्या लिखने वाले हैं? m-z। भाई np प्लस ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब np, तो np प्लस nn से np घटा दो, ये हो गया m-z। और इसी के साथ ही ऑप्शन बन जाता है b। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। ध्यान से पढ़ते रहिए, मैंने सब कुछ आपके लिए कांड कर दिया है। वन शॉट डिटेल पूरा सिलेबस भी पढ़ा डाला था प्योर गोल्ड सीरीज से इसी साल, इस लेटेस्ट सिलेबस से। प्योर गोल्ड सीरीज थी वो पूरा डिटेल, आपको किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। अगर पैसे का फाइनेंशियल इशू है, पूरा फ्री में पढ़िए अरविंद एकेडमी से, तो यूट्यूब पर डाला हुआ है। और साथ में आपके पास समय कम अगर है तो, या डिवीजन है तो वन शॉट डिटेल वीडियो भी है। और समय कम है, बहुत तेजी से चाहते हैं तो फुल चैप्टर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट का। PYQs भी ऑलरेडी करा दिए, डेरिवेशंस भी करा दिए, MCQ आप देख ही रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठाइए। खैर एनीवे, इसको नोट कर लिया जाए और क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं करने के लिए। आइए, 7 नंबर आप कर चुके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एक न्यूक्लियस है 88 Ra226 देयर आर। अच्छा,
प्रोटॉन, अच्छा ये बताना संख्या किसकी कितनी है। तो यहां पर देखिए जब भी कोई न्यूक्लियस आप लिखते हैं, एटम लिख रहे हैं सपोज करिए न्यूक्लियस, तो 88 और 226 लिखते हैं तो ये होता है आपका Z और ये होता है A। Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि इस केस में कितने हैं 88, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Np प्लस Nn, ज्यादा लिखना पड़ेगा इसलिए कर दिया। तो प्रोटॉनों की संख्या 88 है, कहीं दिया प्रोटॉन 88, तो ये प्रोटॉन किसी में गलत, ये नहीं हो सकता, 88 नहीं है और ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में एक में 88, एक के बारे में कहा ही नहीं है। न्यूट्रॉन वगैरह, तो न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहा, समझ तो पाओ, नंबर लिख देते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप ये आपने देखा था A माइनस Z, A है 226 माइनस 88 138, तो ये हो गई न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये देखिए ऑप्शन सही सी आ गया, 88 प्रोटॉन 138 न्यूट्रॉन, ये तो गलती है, तो आंसर इज सी। इस तरह से ये सवाल आएंगे। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्यों गलत होगा भाई? तो इसको आप 8वां नंबर नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए 9वें नंबर का सवाल करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन, 6C14 लिखा हुआ है। देखिए हमें ये पता है कि, आपको समझाऊं, ये मान लीजिए कार्बन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ C मतलब कार्बन, इसके अंदर क्या मामला है? अंदर तो देखिए प्रोटॉन 6 हैं, 6p लिख देता हूं, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 में से 6 घटा दो भाई, 14 तो मास नंबर है ना, 14 माइनस 6 यानी 8 न्यूट्रॉन है। तो देखिए एक न्यूक्लियस में 1 न्यूक्लियस ऑफ कार्बन कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ एटम है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 14 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम हैं, तो उसमें इस 8 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। बात क्लियर हो जाती है, मोल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो। अब आप जाने 14 लिखा है, 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम में का मतलब हो गया 1 मोल। और कितने इसमें अवोगाद्रो नंबर, जिसे चलो लिख ही देते हैं, अवोगाद्रोस नंबर के बराबर इसके अंदर एटम है। ये देखिए एटम है। अब यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इतने जो थे वो एटम हैं और इतने ही न्यूक्लियस हैं, और एक न्यूक्लियस में 8 हैं न्यूट्रॉन, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 6 × 10⁻23 × 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 48 × 10⁻23 न्यूट्रॉन। ये रहा आपका आंसर, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए यहां पर सही हो जाता है। बस ये कहीं कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आराम से हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल नंबर 10 आपके लिए लेके आते हैं। नोट कर चुके होंगे पॉज करके आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां देखिए मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी 931 MeV। M क्या है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई लोग मेगा भी बोलते हैं, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे? E = mc² से, क्योंकि देखिए मास का रिलेशन एनर्जी से या एनर्जी का रिलेशन मास से स्थापित होता है इस आइंस्टाइन वाले फॉर्मूले से ही, E = mc² से। तो मास, अगर यहां पे मास बोला है, मास तो किलोग्राम में निकाल लेंगे, जो भी निकलेगा ग्राम किलोग्राम, एनर्जी को जूल में कर लेते हैं, तब बातें ऐसा यूनिट में बनेगी। तो यहां पर ये एनर्जी की यूनिट है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे आप लिख सकते हैं, मिलियन का मतलब हो गया 10⁵ जहां तक है ना। मिलियन मतलब 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कुछ गलत लिख गए क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कुछ गड़बड़ लिख दिया है। कह रहे नहीं, अभी इसको सही कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी कर देनी चाहिए? 6।
और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मामला आ गया। अब यहां पर देखिए क्या रहा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, ये वैल्यू हो गई 931 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल। समझ पाए ना, मिलियन का मतलब 10 लाख, जैसे लिखे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6, दिस इज 1 मिलियन। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया है, 1 लाख 10 की पावर 5 और 1 मिलियन 10 की पावर 6। तो ये हिसाब बन गया एनर्जी जूल में। अब हम m की मास इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो मास कितना हो गया, E इक्वल टू mc स्क्वायर से E अपॉन c स्क्वायर। तो 931 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 13 अपॉन बेटा 3 इंटू c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर हो गया ये, यहां कुछ लगता पॉइंट छूट गया है ऑप्शन में, ये 1.66 होना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये मुझे लगता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होगा। तो ऑप्शन यहां पर आ जाएगा बी बेटा, दिस इज द ऑप्शन, और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11 नंबर का करके आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। बोला है द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ मास नंबर ए इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत ही सरल सवाल है। आपका ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि किसी की जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, R0 एक कांस्टेंट है और मास नंबर की पावर 1/3 रहती है। तो यहां ये तो कांस्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का 1/3। इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाता है A B, ये C होना चाहिए और ये D होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, इसको आप पकड़ सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, और लिखा है इफ R1 R2 आर द रेडियाई ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 4 and 32 रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ R1 R2। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल बनेगा, है तो आसान वैसे। अब यहां पर जो R1 R2 की बात करें, देखिए ये रेडियस पिछले वाले फॉर्मूले से ही A1 अपॉन A2 का पावर 1/3 लिख देंगे आप। ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, यही R लिखा है, इसकी जगह स्मॉल r लिख दिया है तो रेडियस ही। अब यहां पर A1 A2 की बात करें तो 4 अपॉन 32 की पावर 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 8 की पावर 1/3, यानी आ गया 1/2। तो रेशियो हो गया 1:2, और इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाता है A। दिस इज द करेक्ट आंसर, A 1:2 इज द करेक्ट आंसर। और ये ऐसे सवाल, इसके पीछे वाला ये ऑलरेडी आ चुके हैं और आते रहते हैं बराबर, तो कोई इसमें परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। मैं हटता हूं और अगला क्वेश्चन जो कि 13 नंबर है आपके सामने लेके आता हूं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन 0.1% मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। The energy released by the fission of 1 kilogram mass, 0.1% जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो 1 किलोग्राम से कितनी एनर्जी निकालोगे देख लेते हैं। वही E=mc² यूज करेंगे, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 0.1% ऑफ मास इंटू c²। ये फॉर्मूला वही है, mc²। बात समझ में आपको आई होगी। अब यहां पर देखिए 0.1 का मतलब होता है परसेंट का 0.1/100, और मास कितना है 1 kg, और ये C कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट
चॉइस। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं हटता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। लिखा है इन अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज। भाई जो अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है, जैसे एटम बम में होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ऑप्शन हो गया ए। इसमें तो कुछ कहने सुनने का था ही नहीं, तो आंसर इज ए। अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन तो भाई अनकंट्रोल्ड ही हो गई, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 15 में क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब। तो लिखा इन ए फिजन रिएक्शन यूरेनियम XY में टूट गया, बाकी न्यूट्रॉन लिखा है। चलो बढ़िया। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन BeN, X की कितनी है, Y की कितनी है, 8.5 MeV। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन का मतलब है BeN, एक न्यूक्लॉन को निकालने की, और यूरेनियम की है 7.6 MeV। टोटल एनर्जी कितनी लिबरेट करेगी ये बताओ। तो टोटल एनर्जी का लिबरेशन हम बता, एनर्जी रिलीज कितनी होगी, एनर्जी रिलीज्ड हम क्या करेंगे, ये इसकी जो BeN है इसकी जोड़ देंगे, टोटल एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जीज को, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी घटा देंगे, उतनी ही एनर्जी यहां रिलीज कर गई। क्योंकि ये ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में जब गया है तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज की है। आप ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग चलता है। एनर्जी अगर आप सोचेंगे कि भैया यहां से यहां बढ़ी है तो इसको मिलना चाहिए कुछ। भाई X क्वांटिटी अगर X+2 हो रही है तो 2 मिला है तभी तो X+2 हुआ है। लेकिन यहां बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा चलता है, डिफरेंस वाली बात चलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी यहां कम थी, यहां ज्यादा हुई है, तो एनर्जी रिलीज की है इसने। जब भी बाइंडिंग एनर्जी कम से ज्यादा होती है एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है। दो छोटे छोटे न्यूक्लाई अगर फ्यूज करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी रिलीज होती है। जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। समझना मेरी बात, नहीं उल्टा समझ जाओगे। यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने की जरूरत है। एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि एनर्जी मिली, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं, उसकी उल्टी चीज को कहते हैं, कितना रिलीज किए हैं। ठीक, तो अब यहां पर एनर्जी रिलीज में इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमने जोड़ी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं टोटल, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी हमने जोड़ी Y की, और इसमें से घटा दी बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम की। अब बाइंडिंग एनर्जी X की कितनी है, इसमें 117 न्यूक्लॉन्स हैं, तो 117, और एक का कितना था, 8.5। ऐसे ही अगले में भी 117 था इंटू 8.5 एक का, माइनस 236 है इसके अंदर न्यूक्लॉन्स, और एक की एनर्जी है 7.6। इस तरीके से ये करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 994.5, प्लस ये सेम चीज यहां आ जाएगी 994.5 माइनस 1793.6। अब इसको घटा डालो तो ये करीब करीब आएगा 195.4 MeV, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 MeV के बराबर है। और यही आपका आंसर है। इसके हिसाब से आंसर क्या बैठा, आंसर बैठा सी। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्जामिनेशन में कभी भी आ जाएगा। है सरल, आप देख लीजिए और समझने की कोशिश कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इन एन एटम बम द रिएक्शन विच अकर्स इज अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, आंसर इज बी। एटम बम जो कहीं नहीं गिराया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने जो गिराया था नागासाकी हिरोशिमा पे 70 साल पहले, मोटे तौर पे 70-75 साल पहले, और वहाँ
आपको मालूम ही है कि उस समय तो तबाही मची जाती है, लेकिन उसका इतना तगड़ा इम्पैक्ट होता है डीएनए के ऊपर ह्यूमंस कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो लोग बच भी जाते हैं, वो बच्चों में डिफॉर्मिटी, कैंसर, बड़ी दिक्कतें सब पैदा होती रहती हैं, 50 साल तक चलती रहती हैं। तो ये कोई भी, पहले तो युद्ध होना नहीं चाहिए, और युद्ध हो भी तो ऐसी चीज़ ना हो कि ह्यूमैनिटी ख़त्म कर दी जाए, ह्यूमंस ख़त्म हो जाएं, तो ये स्थिति ना पैदा हो। किसी तरह बीच का जुगाड़ या रास्ता निकलना चाहिए, वरना तो आजकल हथियार बन ही रहे हैं, पता लगा पूरा जहां गिराया वहां के लोग ही खत्म हो गए, सब गायब हो गए, उनके 50 साल तक, 70 साल तक उनका असर है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन। साइंस का जो इस्तेमाल है वो होना चाहिए ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटी के बेहतरी के लिए। अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। 16 नंबर आप समझ पाए होंगे। 17वां नंबर सवाल आपके सामने करता हूं। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है। तो जी हाँ, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। देखते हैं इस सवाल को। तो लिखा, ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स। एक न्यूक्लियस 2 भागों में टूट गया है, मान लीजिए टूट गया ऐसे, which have their velocities in the ratio 2:1। इसका मास ले लो m1, इसका m2 और वेलोसिटी v2 ले लो, और v1 अपॉन v2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2:1। ये टोटल मास था, यानी m1 प्लस m2। मास तो कंजर्व ही रहता है, इसको चाहो तो कैपिटल M कह दो। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस, न्यूक्लियर साइज की बात कर रहा है, यानी हमें जो निकालना है R1 अपॉन R2 निकालने का, रेडियस की बात की जा रही है, अभी समझते हैं। तो यहां पर देखिए जो कहानी कही जाएगी, जब एक न्यूक्लियस टूटेगा, पहले ये इसका वेलोसिटी 0 था, तो अभी भी इसकी स्थिति क्या होगी, टोटल लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर दोनों का मोमेंटम अभी शून्य होना चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां से क्या निकला, m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। अगर मैं डायरेक्शन छोड़ दूं माइनस प्लस, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से आराम से m1 v1 बराबर m2 v2 कह सकता हूं। इससे क्या आ गया, m1 अपॉन m2, और ये रहा v2 अपॉन v1, और ये 1/2 हो गया। ये गिवन था, v1 अपॉन v2 था 2/1, तो इसका उल्टा 1/2, यानी मासेस का रेशियो निकाल लिया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि हमारा जो मास होता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी डी रो, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। तो मास की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या रहा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो रो तो मोर और लेस सभी न्यूक्लियस के लिए सेम रहती है, तो रो एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अब यहां से हम क्या सीख पाए कि m, यहां लिख देता हूं, m इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बढ़िया, तो r और m का क्या रिश्ता हुआ, इसका मतलब है r इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया। अब इसी का इस्तेमाल कर लो, r1 अपॉन r2 m1 अपॉन m2 का पावर 1/3। मासेस का रेशियो 1/2 निकाला था, तो ये रहा 1/3, यानी 1:2 1/3। ये आपका आंसर है, और जो दिया था उसके हिसाब से इसका आंसर डी बन जाता है। अभी आपको दिखाता हूं, इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको शुरू से देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, देखिए थोड़ा लॉजिक लग गया, कार्यक्रम हो गया थोड़ा, तो यहां कहीं मैं रोक लेता हूं, और डी ऑप्शन इज द करेक्ट। कैसे सही हुआ इसको नोट कर लीजिए, आगे की बात हम लोग करेंगे। तो ये आपने शायद पॉज करके नोट किया होगा, थोड़ा सा नीचे रह गया, मैं इसको भी ऊपर कर देता हूं, तो आप नोट कर पाएंगे अच्छे से। चलिए अगला सवाल करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए अगले सवाल पे आ गए। यहां पर लिखा हुआ है, विच इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। देखिए नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सा है, अब मुझे तो फट से दिख गया है ये है क्या,
बी न्यूक्लियर फोर्स, आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। आपने जो अभी तक कोलंबियन फोर्स पढ़ा था या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वो सब सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स कैसे कि आप 12th की वही बात करूं, अगर प्लस प्लस चार्ज रखे हैं तो सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि इन दोनों के सेंटर को मिला दो लाइन पहले, सेंटर टू सेंटर, तो जो फोर्स लगेगा वो along the line joining the two centers of the given particles। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा या तो इधर लगेगा या इसी के along इधर लगेगा, तो इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल फोर्सेस along the line joining the centers of the two particles, इसे सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए एक प्रोटॉन यहां है P और एक न्यूट्रॉन यहां है, तो सेंट्रल फोर्स होता तो ऐसे लगता सीधे, या जैसे अट्रैक्शन है तो पास लगता, लेकिन ये इस पे फोर्स कहो ऐसे तिरछा लगा दे, तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं रहा। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ये हमारे नॉन सेंट्रल फोर्स हैं, नॉन सेंट्रल फोर्स हैं। तो ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, along the line joining the centers of the two particles नहीं लगाएगा, तो तिरछा लगा देगा। ये लाइन जा रही है सीधे देखो, लेकिन लगा इसने कहीं और दिया, तो इसको ध्यान है कि इसलिए फोटो बना दी कि आपके दिमाग में चिपक जाए कि न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए 18 नंबर। आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 बेटा। इसमें देखिए लिखा है लाइट एनर्जी एमिटेड बाय स्टार्स, जो तारे होते हैं उनसे लाइट कैसी निकलती है, तो फ्यूजन रिएक्शन से निकलती है। जैसे अपना सूरज देवता हैं, सूर्य महाराज, तो इनसे जो लाइट हम तक आती है ये फ्यूजन रिएक्शन है। जो फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और ये फ्यूजन से काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कोई वेस्ट नहीं निकलता है, वेस्ट ना निकलता है, और इसका रॉ मटेरियल जो मान लीजिए हाइड्रोजन वगैरह चाहिए वो अधिक मात्रा में प्लेंटी में उपलब्ध है। फिजन में दिक्कत क्या है कि यूरेनियम यूज कर रहे हो जो कि है ही बहुत कम, तो इसलिए इसका रॉ मटेरियल बहुत कम है, और इसको जब बनाते हैं फिजन रिएक्शन को करते हैं तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इसके वेस्ट मटेरियल में आते हैं। उसके लिए बड़ी परेशानी होती है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं किसी जीत लिविंग बिंग्स में टच में आएंगे, ह्यूमंस हो या कुछ भी, तो उनको बड़ी समस्या हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। तो अब दिक्कत क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो न्यूक्लियर फिजन को तो पकड़ पाए हैं, कंट्रोल करा के उसको उसका एनर्जी निकाल पाए, जैसे कि जो पावर प्लांट्स लगते हैं एटॉमिक वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो लगा के एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन फ्यूजन के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर ये फ्यूजन को कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शंस कराना शुरू कर दें, कामयाब हो जाएं इसमें, तो हमारी जो एनर्जी की समस्या है पूरे वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगी। इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी निकलती ही ज़्यादा है और हाइड्रोजन प्लेंटी में है और वेस्ट कुछ निकले, क्लीन बोलते हैं, क्लीन एनर्जी है ये। लेकिन अभी तक इसमें सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाई है न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन में। जो हो रही है सूरज तारों में, जिसकी वजह से लाइट हमको मिल रही है, तो ये रिएक्शन कराना आसान नहीं होता, इसके लिए काफ़ी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है। तो साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी उनको सफलता मिल जाएगी और काम बनेगा, ठीक है। तो ये आप इसकी जो आंसर है ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लाई, जॉइनिंग ऑफ न्यूक्लाई, बर्निंग ऑफ न्यूक्लाई और रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर लाइट, तो यहाँ पर भाई आंसर होना चाहिए, फिजन तो कहीं लिखा नहीं, अच्छा जॉइनिंग लिखा है, तो आंसर इज बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है दो न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको आप नोट कर लीजिए। करते हैं आज का अंतिम सवाल। आइए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ये देखिए एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। हैवी स्टेबल न्यूक्लाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट। आंसर इसका है बी। क्यों है बी बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स और रिपल्सिव, क्या होता है जब इसमें ये न्यूक्लियस है हैवी स्टेबल, हैवी का मतलब हो गया इसका मास नंबर ज्यादा है, हैवी का मतलब यही है।
मास नंबर ज्यादा है, मास नंबर ज्यादा है तो प्रोटॉन बहुत सारे हो जाएंगे, अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्स कूलाम्बियन रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए स्टेबिलिटी का इश्यू आ जाएगा। इसलिए हैवी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों से ज्यादा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगर प्रोटॉन इतने हैं तो न्यूट्रॉन आपके कई सारे यहां मिलेंगे, जिससे क्योंकि न्यूट्रॉन तो किसी को रिपल्शन दे नहीं रहा है और फोर्स अट्रैक्शन का तो लगा ही रहा है एक दूसरे को, तो इसको स्टेबल होने में मदद मिलेगी। अगर इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हुई तो क्योंकि प्रोटॉनों में रिपल्शन भी होता है, इसलिए ये स्टेबिलिटी का इश्यू खड़ा हो जाएगा। न्यूट्रॉन अगर आ जाएंगे तो न्यूट्रॉन रिपल्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब कहने का मतलब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं है, और शॉर्ट रेंज फोर्स होने की वजह से आपस में इंटरेक्शन होगा जो कि अट्रैक्टिव होगा, तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी। दिस इज द आंसर। ये एमसीक्यू आपका न्यूक्लियस का खत्म हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो उम्मीद है बेटा आप इसको नोट कर पाए होंगे। जाते जाते मैं आपको याद दिलाऊंगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की बेटा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन के लिए आएंगे एग्जाम में, 30-35 क्वेश्चन है, आप आराम से लगाकर फुली सॉल्व्ड हैं, आप सॉलिड काम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये लगाना काफी होगा, इसके अलावा कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और स्टोर सेक्शन में जाकर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर चालू कर दीजिए लगाना। डिस्क्रिप्शन में कई और लिंक है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको देखना ना भूलिए, और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।